चलिए, तो कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से कंपोनेंट बताए मैंने आपको? इसमें बताया मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको बताई, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, या जो भी हम म्यूचुअल फंड्स है आपके, या जो भी हम आगे उसमें डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपके आ जाएंगे। इसके बाद आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाएंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब इसमें आपके जो ट्रांजेक्शन वगैरह हैं वो सारी आपके इसमें आ जाएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे आपको कोई लोन दिया जा रहा है तो लोन के बदले में वो क्या करेंगे, एक कमीशन चार्ज करेंगे, तो उस सर्विसेज के पैसे लेंगे। आपका शेयर में जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके बदले में पैसा लेंगे, कमीशंस लेते हैं, चार्जेस लेते हैं। वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं। लोन देना किसकी सर्विस है? लोन हम थोड़ी दे रहे हैं, लोन हम नहीं दे रहे, लोन बैंक हमें दे रहा है। तो वो जो सर्विस दे रहा है बैंक, उसके बदले में क्या करेगा, वो चार्ज करेगा। आप एटीएम से विड्रॉ भी करते हो ना तो उसका भी चार्ज करता है, एटीएम कार्ड को यूज करते हो तो उसका भी चार्ज करता है। अरे वाह, कौन सी बैंक में आपका अकाउंट? जल्दी डूबने वाला है, ठीक है। करेंसी और मनी, आपकी जो करेंसी होती है, मनी होती है, वो भी आपकी इसमें आ जाती है, ठीक है। इसमें जो फिजिकल सप्लाई आपकी जो हो रही है मनी की, वो सारी आपकी इसमें आ जाएगी। लड़की सदमे में आ गई, ठीक है। चलिए, तो यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, और करेंसी और मनी मार्केट, ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हुए हमारे? वो सारे इंटरमीडिएट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट विच फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिनके थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करी जाएगी, या जो हेल्प करेंगे आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिटवीन द इंडिविजुअल एंड फाइनेंशियल कस्टमर, फाइनेंशियल कस्टमर मतलब जिसको पैसा चाहिए, और इंडिविजुअल मतलब जिसके पास पैसा है। अब जिसके पास पैसा है से लेकर जिसके पास जिसको पैसा चाहिए, वहां तक के बीच में कोई ना कोई तो मतलब ऐसा मीडिएटर होगा जो आपको इन सब में आपकी हेल्प करेगा। अगर इन सबको हटा दिया जाए, अगर मान लो फाइनेंशियल मार्केट को आप हटा दो, आप बैंक को हटा दो, तो आप ऐसे बंदे को ढूंढ ही नहीं पाओगे जिसको पैसे की जरूरत है, और जिसको पैसा चाहिए वो उसको नहीं ढूंढ पाएगा जिसके पास पैसा है। हमें कैसे पता चलेगा भाई आपके पास पैसा है, या आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है? तो ये सब चीजें बैंकों का और इनका काम होता है, ये सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम होता है। ये कनेक्टिविटी रखता है उन लोगों से भी जिनके पास पैसा है, और ये उन लोगों से भी कनेक्टिविटी रखेगा जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। बैंक आपका पैसा लेगा भी और उन लोगों को भी पैसा देगा जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लोन की फॉर्म में जो पैसा लेंगे आपसे, उन लोगों को भी ये क्या करेगा? फंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो गए? एक तरीके से इंटरमीडिएरीज हो गए जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर ये नहीं होंगे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपकी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप पैसा क्या करोगे? या तो बैंक में जमा कराओगे या फाइनेंशियल मार्केट में जमा कराओगे। फाइनेंशियल मार्केट को हटा दो और बैंक को हटा दो, अब कैसे ट्रांजेक्शन करोगे? कर ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज, अगर कोई पैसा लेके भाग गया, आपका डूब गया, अब मान लो बैंक ने किसी को पैसा दिया। अब एक चीज ये समझना कि मान लो आपने बैंक को किसी को आपने बैंक में पैसा जमा करा, अब बैंक ने किसी को आगे पैसा दे दिया, उसका पैसा डूब गया, नहीं आया, आपको उससे मतलब थोड़ी है। आपके अकाउंट में जितना पैसा था उतना आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा। तो वो सब आपका यहां से कनेक्ट होता है। उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है एक मार्केट प्लेस जहां पे आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या करोगे? ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, और उनको आप जो है सिक्योरिटीज में आप उनको ट्रेड करोगे। जहां पर ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो एनी मार्केट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग ऑफ एसेट्स सच एज शेयर, बॉन्ड,
करेंसीज और आपके अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसमें डेरिवेटिव्स भी आपके आ जाएंगे, ठीक है, इसमें ऑप्शंस भी आ जाएंगे, इसमें आपका जो ट्रेडिंग आप कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, स्वैप्स आपके इसमें आ जाएंगे, और आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो ट्रेड होंगे। शेयर्स कहाँ पे ट्रेड होंगे? शेयर कहीं ना कहीं तो शेयर खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, तो वो सब कहां पर होते हैं? वो आपके फाइनेंशियल मार्केट में आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ऐसी प्लेस, मार्केट से आप क्या समझते हैं? मार्केट का मतलब ऐसी प्लेस जहां पर बायर और सेलर इंटरेक्ट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन, और अपने जो भी उनको सामान चाहिए उसको वो एक्सचेंज करेंगे। मान लो भाई मैं एक बायर हूं, मान लो मैं एक बायर हूं, मुझे कोई सामान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मार्केट में जाऊंगा, वहां पे एक सेलर बैठा है, उस सेलर को जाके बताऊंगा कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो वैरायटीज दिखाएगा कि भाई मेरे पास ये ऑप्शन है, आप उसमें सिलेक्ट करोगे, गुड्स ले आओगे, पेमेंट कर दोगे। ऐसे ही मार्केट में भी होता है कि भाई मेरे पास पैसा है, तो मैं क्या करूंगा? मार्केट में जाऊंगा और उनको जाके बताऊंगा कि भाई मेरे पास पैसा है, मुझे इस चीज में इन्वेस्ट करना है, तो बताएगा हमारे पास ये सारे ऑप्शन है, आप जाके पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, वो आपको शेयर डिवेंचर वगैरह ये सारी चीजें आपको दे देगा। ये वो क्या करेगा? या आप उन लोगों को मतलब जो है पैसे की जिन लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों को आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये सब, लेकिन ये सब होगा कहां से? ये सब होगा फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। अब जैसे कंपनीज है, कंपनीज को पैसा चाहिए होता है, तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू कर देती है। कंपनीज क्या करती है? शेयर इशू कर देंगी। जब कंपनीज अपने शेयर इशू करेंगी, तो वो अपने शेयर इशू कर देंगे और बदले में उनसे लोगों से क्या क्या ले लेंगे? पैसा ले लेंगे। आपको क्या मिलेगा? शेयर। कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा। जब कंपनी अपने शेयर वापस लेंगी, तो आपको शेयर का पैसा वापस दे दिया जाएगा। या डिवेंचर है, डिवेंचर का पैसा वापस दे देगा, प्रेफरेंशियल होल्डर है। जब भी कंपनी मतलब अपनी आगे की प्रोसेसिंग होगी, वो कंपनी अपनी कर सकती है। हाँ, वो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न मिल रहा है ना आपको। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराओगे तो बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देंगे, ऐसे ही आप कहीं पर जो है कंपनी के आपने शेयर खरीदे, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाती है। तो जहां पर आपकी फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग करी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स क्या हो जाएगी? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके हो जाएंगे। जैसे इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट है, आपका शेयर है, मतलब जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आपने कैश डिपॉजिट किया, चेक्स आपने दिए, लोन है, लोन अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये सारे आपके आ जाएंगे। बैंक नोट्स हैं आपके, जैसे हम डिमांड ड्राफ्ट है, और आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हो, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, ये सब क्या है? आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इनके थ्रू फाइनेंशियल की ट्रांजेक्शन आपकी करी जाती है। मैंने आपको चेक काट के दे दिया, तो इसका मतलब फंड आपका ट्रांसफर हो गया। मैंने आपको बिल्स पेबल दे दिया, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको दे दिया, प्रोमिसरी नोट मैंने आपको दे दिया, चेक मैंने आपको दे दिया, तो ये सब क्या है? इन सब के थ्रू आपकी फंड जो वो कहीं ना कहीं से आपका ट्रांसफर हो जाता है। मान लो मैंने आपको जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, और आपने जाके उसको एनकैश करवा लिया, तो वो क्या करेंगे उसके बदले में? वो बिल्स रख लेंगे अपने पास और उसको कैश करके आपको पेमेंट कर देंगे। तो वो जो आपने उन्होंने सारा जो आपका ट्रेडिंग करी, तो वो हमारी क्या होती है? फाइनेंशियल एसेट हो जाती है। उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल एसेट। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या कहता है कि ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड अ क्लेम अगेंस्ट अ पर्सन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू पे ईदर on a specific amount on a certain future date or to pay principal amount along with the interest। मान लो मैंने आपको चेक काट के दिया, तो चेक पे मैंने आपका नाम लिख दिया। जब मैंने आपको चेक पे आपका नाम लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस पर्सन को ये पेमेंट दे दी जाए। लेकिन कब दी जाएगी? जब आप उसको एनकैश करवाने के लिए बैंक के पास जाएंगे। अब बैंक आपके पास नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा बैंक के पास। मैंने आपको चेक काट के दिया, आपको चेक लेके बैंक के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो बैंक को कैसे पता चलेगा? मैंने चेक दिया उसको, बैंक वाले क्या करेंगे? आपकी बैंक से कांटेक्ट करेंगे, और वो जब ओके कर देगा, तो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके आपकी जो फंड, उसमें आपने वो सुना है डिमांड ड्राफ्ट। जैसे ज्यादातर इंस्टीट्यूशन में, बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें आप फीस की पेमेंट करते हो, मतलब लैक्स की पेमेंट होती है या थाउजेंड्स की पेमेंट होती है, 80,000 40,000, तो वहां पे हार्ड कैश नहीं लेते हैं। वो एक एक बच्चे का पैसा गिनने बैठेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं? डीडी बनवाते हैं,
और बोलते हैं कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसमें आप डीडी जमा करा देना, जैसे ही वो डीडी को एनकैश करवाएंगे तो उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू आपका जो फंड है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होगा। शेयर्स है, शेयर्स भी एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या, मैंने शेयर खरीदे तो इसका मतलब क्या है, जो शेयर मेरे पास आए हैं वो मेरा सर्टिफिकेट है कि मैंने आपके आपके अकाउंट आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखे। डिबेंचर है, एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। LIC जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आपका, हालांकि वो ट्रेड नहीं होते, वो एक अलग बात है। ठीक है, बैंक नोट है आपके, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, ये सारी चीज आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखो बैंक और ये जो जितने भी काम करते हैं, बैंक कोई भी काम फ्री में नहीं करता। आपको पासबुक भी देगा तो उसका भी पैसा चार्ज करेगा, ATM देगा उसका भी पैसा चार्ज करेगा, इवन आपके पास जो SMS आता है ना उसका भी पैसा चार्ज किया जाता है। कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट होती है। एक केस हुआ था पहले कि उसमें ना मतलब कस्टमर के अकाउंट से कुछ पैसे जो क्लर्क था वो काटता था। ठीक है, कुछ पैसे जैसे मतलब आप पैसों पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, हालांकि रुपयों पे भी ध्यान नहीं देते। जब हमारी थाउजेंड्स में पेमेंट जाती है तो हम रुपयों पे भी ध्यान नहीं देते कि हमारे अकाउंट में कितने रुपए थे। ठीक है, तो अब वो क्या करा उसने, जैसे मान लो 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे मतलब ऐसे करके हर किसी कस्टमर के अकाउंट से डिडक्ट कर लेता था मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, इस तरीके से। अब मान लो आपके अकाउंट से 20 पैसे कट रहे 30 पैसे कट रहे तो कौन ध्यान देता है, 2 4 5 7 रुपए भी कट जाएंगे तब भी कोई फर्क आपका नहीं पड़ता, क्योंकि ध्यान ही नहीं जाता आप पे। ठीक है, ऐसे करते करते उसने अपने अकाउंट में कई करोड़ रुपए कर लिए। कितने अकाउंट होंगे, अब ऐसे करके उसने कई करोड़ रुपए कर लिए। और फिर बाद में इस चीज का मतलब जो खुलासा हुआ। और सोचते हो कि भाई, आप ये सोचते हो कि भाई 5 5 10 पैसे से कितना ही कमा लेगा। वो एक वो है ना, एक शाहिद कपूर की मूवी है जिसमें बत्ती गुल मीटर चालू, एक ऐसे करके मूवी है उसकी। उसमें क्या है कि एक मीटर था, मीटर में एक वो छोटी सी लाइट जलती रहती है रेड कलर की, वो ब्लिंक करती रहती है, जिसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसमें वो बताता है कि क्या नाम है भाई, ये इसका कितना वो आता है, तो वो कहता है 5 पैसे। वो कैलकुलेट करके बताता है कि मतलब एक महीने में 136 करोड़ रुपए वो सिर्फ उस लाइट से कमाते हैं, जिसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मीटर बंद पड़ा था लेकिन वो लाइट ब्लिंक कर रही थी, उसका चार्ज मतलब जो है उन्होंने लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वो जो भी सर्विसेज आपको दे रहे हैं उसका वो क्या करेंगे, चार्ज लेंगे। ATM चाहे आप यूज कर रहे हो या आप नहीं यूज कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ईयरली उसका चार्ज कटना ही कटना है। ठीक है, अब मान लो नेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हो तो उसका चार्ज आप अलग दोगे। ठीक है, SMS सर्विसेज यूज कर रहे हो तो उसका चार्ज आप अलग दोगे। और अलर्ट आपने कोई लगा रखा है तो उसका चार्ज आप अलग दोगे। बैंक को आप बोलते हो कि भैया आप हमारी पेमेंट कर देना, या कोई चेक आए तो रिसीव कर लेना, उसका चार्ज वो अलग से लेगा। लॉकर की फैसिलिटी दे रहा है तो उसका चार्ज वो अलग से लेगा। आपका और कोई काम कर रहा है, वो डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा आपको तो उसका चार्ज अलग से लेगा। आप चेक से एनकैश करवाओगे तो उसका चार्ज वो अलग से लेगा। चेकबुक लेते हो, चेकबुक का चार्ज कटता है, मतलब जिसने चेक काट, भाई एक तरीके से जब चेकबुक का ही उसने पैसा ले लिया, पहले जब उसने चेकबुक इशू करी तभी उस टाइम पे पैसा लिया, तो बार बार पैसा लेगा वो, उस टाइम पे उसने इकट्ठा ले लिया ना। आप चाहे चेक यूज करो चाहे मत यूज करो, वो तो उसने ले लिया पर चेक के हिसाब से। ठीक है, वो आपके अकाउंट से चेकबुक का पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, एक वेदर अलर्ट और ये सारे मतलब कई बार वो लगा देता है बैंक, आपको SMS भेजता रहता है कि आज का वेदर ये रहेगा वो रहेगा। ठीक है, पढ़ के भी कई बार तो हम पढ़ते भी नहीं, लेकिन उसका भी वो चार्ज लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज आपकी दे रहा है एडवाइजर, कई बार आप बैंक को बोलते हो कि सर हमें एडवाइस चाहिए कि भी कौन कौन सी चीजें मतलब आपकी वो है, तो आपको जो पैसा देगा या कोई भी आप एडवाइस देगा तो उनका भी वो पैसा चार्ज करता है। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज है आपकी,
जो इंडिविजुअल और बिजनेसमैन को दी जाती हैं, ठीक है, बैंकिंग और ये सारे जो चीज़ें आती हैं, जैसे लीज पे दे रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी करेगा, ठीक है। कई बार आप बैंक को मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको जरूरत होती है, या आपको फंड को प्रोक्योर करना है, फंड को सिक्योर करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको कहीं करनी है और आपकी एसेट है, इंश्योरेंस वगैरह है, इन सब का क्या करेगा वो अपनी सर्विसेज के पैसे चार्ज करता है। तो सर्विसेज को जो पैसे चार्ज करेगा वो सारा आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका क्या क्या आएगा? बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंक, रेगुलेटरी बैंक और अदर बैंक। ये सब हमारे जो है वो इसमें आ जाते हैं। वो बैंकिंग में आपके जो वो शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक वो आपके उसमें आ जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज जो सिस्टमेटिक आपकी रहती है, अनऑर्गेनाइज मतलब जो आपके जैसे लाला बनिए वगैरह ये जो होते हैं, ये सब आपके अनऑर्गेनाइज रहते हैं। जो आपके रिकॉग्नाइज होते हैं वो सब आपके ऑर्गेनाइज उसमें रहेंगे। ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और मनी मार्केट, और सेकेंड आपके मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये आपका जो है प्राइमरी मार्केट, और ये आपके इसमें आ जाएंगे कैपिटल मार्केट में, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। इसमें शॉर्ट टर्म के अलग रहेंगे, मनी मार्केट के अलग रहेंगे, कैपिटल मार्केट के अलग रहेंगे, शॉर्ट टर्म के अलग रहेंगे, मीडियम टर्म के अलग रहेंगे, और आपके लॉन्ग टर्म के आपके अलग रहेंगे, ठीक है। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह ये सब शॉर्ट टर्म के लिए हैं, और जैसे आपका शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और मतलब ये सब आपके उसके हिसाब से वेरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज, जैसे बैंकिंग क्या आपको सर्विसेज देगा, आपको अकाउंट टू अकाउंट फैसिलिटी अगर आपको देता है तो वो फैसिलिटीज आपको देगा। कभी आपने सोचा है डिजिटल बैंक वाले पैसा कैसे कमाते हैं? हाँ, वैष्णवी ने बोला है कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए भी पैसा चार्ज किया जाता है, तो उसके भी फैसिलिटीज मतलब वो, हाँ उसमें भी मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड मतलब जो है उसमें भी आपसे पैसा चार्ज किया जाएगा ना, तो वो सारी चीजें आपके इसमें आ जाती है, ठीक है। बैंकिंग है, मर्चेंट बैंकिंग है, आपका ब्रोकरेज लेगा, अंडर राइटिंग लेगा, कंसल्टेंसी, क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, डिस्काउंट हाउसेज, एक्सेप्टेंस हाउसेज और आपकी मार्केट, ठीक है। तो मतलब बैंकिंग जो भी आपसे सर्विसेज ले रहा है, आपके कमीशन वगैरह, आपने बैंक को बोल दिया कि भाई हमारी जगह शेयर पैसा इन्वेस्ट कर देना या उससे डिविडेंड वगैरह कलेक्ट कर लेना, तो उन सबके वो जो पैसा चार्ज करता है। अगर बैंक आपके यहाँ पे बिजली की पेमेंट कर रहा है और आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल की, वाईफाई चार्जेस के, इन सब की पेमेंट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब आपका उसमें इंक्लूड होगा। हाँ, पासबुक का भी आपका पैसा चार्ज होता है, और आपका जो भी है इसमें पासबुक का, एटीएम का, क्रेडिट कार्ड का, सबका इनफैक्ट जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका पैसा सबसे ज्यादा डिडक्ट होता है। अगर आप टाइम पे उसकी पेमेंट ना करो तो उनकी वसूली नहीं कर पाओगे, आप उनकी पेमेंट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बता दिया, और फाइनेंशियल सर्विसेज बता दी। ये सब क्या है, हमारी फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए, बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग क्या होती है? बैंक क्या होते हैं? जहां हम पैसे जमा कराते हैं। बैंकिंग एक तरीके से बिजनेस है जो हमारा पैसे को एक्सेप्ट करेगा और उसको मार्केट में सर्कुलेट करेगा। तो इस तरीके का जो बिजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग। जो ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं? बैंक। जो ये काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक, ठीक है। तो बैंकिंग क्या है? एक बिजनेस है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पैसा एक्सेप्ट करना किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके लैंडिंग देने के लिए, ठीक है। ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड, ठीक है। पब्लिक से पैसा लेना और उनको उनकी डिमांड पे पैसा देना। बैंक ने चाहे जो मर्जी किया लेकिन आपको आपका पैसा मिलेगा। बैंक ये नहीं कह सकता कि नहीं भैया नहीं देंगे, आज हमारे पास पैसा नहीं है, आप कल आना, परसों आना। जिस दिन बैंक ने ये बोल दिया अगले दिन ही आप अपना अकाउंट बंद करवा दोगे ना? बिल्कुल करवा देंगे, बैंक बंद हो जाएंगे। एंड विड्रॉ बाय चेक, ड्राफ्ट और अदर ऑर्डर और अदरवाइज, मतलब जिस भी मोड में अगर आप पैसा निकालना चाहें, ऐसा नहीं है कि खाली चेक से ही निकालना चाहें, आप डिमांड ड्राफ्ट से निकालना चाहें या स्लिप से आप निकालना चाहें
और या आपने डिजिटल पेमेंट अगर आप करना चाहे, आपके अकाउंट में अगर पैसा है तो आप डिजिटल पेमेंट करो, चाहे आप जैसे मर्जी पेमेंट करो, आपकी डिमांड पे आपको पैसा दिया जाएगा। तो ये जो सारा बिजनेस है, ये किसका बिजनेस है? बैंकिंग का बिजनेस है। ठीक है, कि लोगों से पैसा जमा करना, लोगों का पैसा जमा करना और उनको उनकी डिमांड पे पैसा देना फॉर दी पर्पस ऑफ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग। क्योंकि आपका जो पैसा हमने लिया, उस पैसे को हम क्या कर रहे हैं? उस पैसे को हम कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या उस पैसे को किसी पर्सन को लोन पे दे रहे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग, हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमारा कौन सा था? 1949। तो इसमें हमारा जो है एक्ट हमारा बना इंडिया में 1949 में, और एक हमारा इस पे एक एक्ट बना हमारा, जो भी बैंक, ऑल बैंकिंग फर्म जो इंडिया में रजिस्टर्ड होती है वो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर ही रजिस्टर्ड होती है। बैंकिंग कंपनी, इसमें एक एक्ट पास हुआ था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो यहां पर जितने भी आपके बैंक हैं वो सब कहां पर रजिस्टर्ड होंगे? वो इसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। बैंक भी एक तरीके से कंपनी होती है जो बैंकिंग का काम करती है, जो बैंकिंग का बिजनेस करते हैं। बैंक भी एक तरीके से कंपनी ही होती है जो आपका बैंक का काम करते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि ये जो बैंक जो है वो सारे हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, और जो कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती है। पहले 1956 था, लेकिन बाद में उसको अमेंडमेंट करके 2013 कर दिया। ठीक है, तो कंपनीज मतलब जिसका जैसा रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका कंट्रोल एंड रेगुलेट भी वैसे ही किया जाएगा। आप बैंक को कंपनीज एक्ट के अंडर जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते हो, उनका एक्ट अलग है और इनका एक्ट अलग है। तो इनके लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी कंपनी है उनके लिए अलग एक्ट है। ठीक है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के लिए आपका अलग एक्ट है। इंश्योरेंस को आप बैंकिंग रेगुलेशन में काम नहीं कर सकते, इंश्योरेंस का आपका अलग एक्ट है। ठीक है, उनके लिए IRDA बना है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इट कम इनटू फोर्स फ्रॉम 16 मार्च 1949 एंड चेंज टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फ्रॉम द 1 मार्च 1966। ठीक है, तो इसमें आपका क्या था कि पहले इसको जो नाम दिया गया था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 ही दिया गया था, लेकिन 1 मार्च से 1966 से इसका नाम जो चेंज कर दिया गया, क्या बोल दिया गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब वो कंपनी जो वो हटा दिया गया, उसकी जगह रेगुलेशन वर्ड जो वो आपका ऐड हो गया। इट इज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1956। ठीक है, और ये हमारा जो है ये सारा पहले कंपनीज पे एप्लीकेबल होता था, लेकिन बाद में उसको जो है बाद में इसको बोल दिया गया कि जो कोऑपरेटिव बैंक वगैरह जो है, रीजनल रूरल बैंक वगैरह, उस पर भी ये आपका एक्ट आपका जो वो एप्लीकेबल होगा। तो ये आपका जो है कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी आपका एप्लीकेबल होता है और ये बाकी चीजों पे भी आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नाइनटीन 1966 से एक्ट हमारा वही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, उसमें कंपनीज की जगह रेगुलेशन लगा दिया है, और बाकी हमारा ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपका वही रहेगा। वो आपका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपका सेम है। कौन सी वाली? इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1956। उससे पहले आपका ये जो एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन JNK में भी ये आपका, हमारे यहाँ बहुत से लॉ ऐसे हैं जो JNK में एप्लीकेबल नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो एक्ट है वो आपका पहले से भी एप्लीकेबल, आपका 1956 से एप्लीकेबल होता था। ठीक है, तो इसमें आपका पहले ये जो है, इससे पहले 1956 से पहले ये आपका खाली बैंकों पे आपका अप्लाई होता था, लेकिन ये उसके बाद आपका कोऑपरेटिव बैंक और जो RRBs हैं उन पे भी ये आपका एक्ट एप्लीकेबल होने लग गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक की बात करें तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ये कई बार आपका पूछा जाता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो कौन सी बॉडी है? उसमें आपका शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, एपेक्स, रेगुलेटरी, तो ये आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन में माना जाता है। एपेक्स का मतलब क्या होता है? मेन आपका माना जाता है, या सुप्रीम जिसको हम बोलते हैं कि इससे ऊपर आपका कोई नहीं है। हमारे इंडिया में सबसे जो सुप्रीम आपका वो माना जाता है वो आपका क्या माना जाएगा? सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक का नाम क्या है हमारे यहाँ? RBI। क्या सबकी कंट्री का नाम RBI है?
नहीं, उसमें अलग अलग कंट्री के बैंक का नाम जो वो अलग अलग है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल बैंक, या उसको एपेक्स इंस्टीट्यूशन बोलेंगे, जो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा और कंट्रोल करेगा एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी स्टेटमेंट आपकी आ जाती है कि जो सेंट्रल बैंक है, अच्छा सेंट्रल बैंक अलग से कोई बैंक नहीं है, ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहीं से जैसे मतलब आपका, जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये ऐसा बैंक नहीं है, ये सुप्रीम बैंक है आपका, ये कमर्शियल बैंक से डील करता है, जनरल पब्लिक से डील नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा बैंकिंग का जो एंटायर सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का जो काम है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करते हैं। ठीक है, और सेंट्रल बैंक कितने होते हैं, वो एक कंट्री का एक ही होता है। ईच कंट्री हैज वन सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आर कंट्री। ठीक है, चलिए, तो आरबीआई में दो तरीके के बैंक हैं, शेड्यूल बैंक और अनशेड्यूल बैंक। मतलब शेड्यूल 2 के अंडर मतलब जो है यहां पर ये चीजें लिखी गई हैं, उसमें कुछ बैंकों को लिस्ट करा गया है जो उनका रजिस्ट्रेशन अगर इसमें मेंशन्ड है, उनका नाम अगर इसमें मेंशन्ड है तो वो शेड्यूल बैंक आ जाएंगे, अदरवाइज वो अनशेड्यूल बैंक या नॉन शेड्यूल बैंकिंग में आ जाएगा। इसमें आपके दो बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक और आपके कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, पहले ये वो जो तुम्हारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था वो आपका सिर्फ कमर्शियल बैंक पे अप्लाई होता था, लेकिन बाद में उसको कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी आपका अप्लाई करने लग गए। ठीक है, कमर्शियल बैंक में आपके क्या आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक और आपका रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, ये जो फॉरेन के बैंक होते हैं, जितने भी फॉरेन कंट्री के जो बैंक होते हैं वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे, और प्राइवेट जिनको प्राइवेटली वो करा जा रहा है वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, और आपके पब्लिक सेक्टर बैंक आपका इसमें आ जाएगा। कोई फॉरेन सेक्टर बैंक का एग्जाम्पल दो, फॉरेन बैंक, सिटी बैंक का नाम सुना है, एचबी, प्राइवेट तो है लेकिन वो मतलब फॉरेन कंट्री का है, वो यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन वहां पर हुआ है, बट वो बिजनेस यहाँ पे, एक्सिस बैंक। ठीक है, और आपका जो है एचबीसी, ऐसे करके मतलब एक बैंक है एचबीसी, एच डी एफ सी अलग है, एच बी सी करके मतलब एक बैंक है। हम्म, है। ठीक है, तो वो भी आप उसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक आपके जो रीजनल एरिया में जो काम करते हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे हैं। हाँ, ठीक है, तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक आपका जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, एसबीआई और एसोसिएट, लेकिन अब इनको जो है वो सब मर्ज करके एक ही उसमें बना दिया है। पहले एसबीआई अलग था, उसके एसोसिएट बैंक आपके अलग थे, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवनकोर, और आपके 7 एसोसिएट बैंक थे आपके जो कि इसमें एसबीआई से रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद अदर नेशनलाइज बैंक, उसके बाद बाकी जो नेशनलाइज बैंक है हमारे एसबीआई को छोड़कर वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे, और आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, इसके अलावा भी जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपके इसमें आ जाते हैं। पीएनबी, एसबीआई तो आपका वो अलग हो गया ना, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आरबीआई के अंडर दो ही मतलब चीजें रहती है, या तो आप शेड्यूल बैंक में आओगे या नॉन शेड्यूल बैंक में आओगे। नॉन शेड्यूल है तो उनका अलग सिस्टम है, अगर आप शेड्यूल में आते हो तो या तो आप कमर्शियल बैंक रहोगे या आप कोऑपरेटिव बैंक रहोगे। अगर कमर्शियल बैंक है तो उनका काम अलग है, और कोऑपरेटिव बैंक है तो उनका काम अलग है। ठीक है, तो कमर्शियल में आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक और आपका रीजनल रूरल बैंक। अगर इसमें आप आओगे तो सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बैंक जो है पब्लिक सेक्टर का वो कौन सा है, एसबीआई, और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आईसीआईसीआई। ठीक है, पहले एचडीएफसी था लेकिन बाद में उसको आईसीआईसीआई में वो कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो बैंक, ये जो सारे बैंक मैंने अभी आपको बताया, चाहे शेड्यूल बैंक है, चाहे वो नॉन शेड्यूल बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, चाहे वो फॉरेन सेक्टर बैंक है आपका, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक है। ठीक है, ये सब क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, और इकोनॉमी में पैसा रन करने के लिए इन सब चीजों के लिए आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे बिजनेस को जो वो रन करेंगे, लोगों से पैसा अपना रिसीव करेंगे और लोगों को लोन देंगे, और आपके फाइनेंस की जो ट्रेडिंग करने का जो काम है वो सारा बैंकिंग के थ्रू ही आपका होगा। ठीक है, दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट,
ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी आपको देंगे, लैंड मनी फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, और ये सारे इनके फीचर्स होते हैं कि भाई ये चीजें आपके इसमें आ जाएंगी। देखिए, अगर मैं शेड्यूल बैंक की बात करूं तो शेड्यूल बैंक हमारे वो होते हैं जो हमारे बैंक के सेकंड शेड्यूल में इनकी कुछ लिस्ट दी गई है। अगर आपका नाम वहां पर मेंशन है, आपके बैंक का नाम वहां पर मेंशन है, तो इसका मतलब क्या है, आप शेड्यूल बैंक में आ जाओगे। ठीक है, किसमें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में, आरबीआई एक्ट के, आरबीआई एक्ट में ही लिस्ट आपकी दी गई है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं दी गई है, आरबीआई एक्ट में दी गई है। और आरबीआई एक्ट कौन सा हमारा? 1934, क्योंकि आरबीआई जो बना था हमारा 1934 में बना था। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? 1949। हाँ, इंप्लीमेंट आपका हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका जो एक्ट था वो 1934 ही था। बैंक नॉट अंडर द शेड्यूल इज कॉल्ड नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, शेड्यूल बैंक आर यूजुअली प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक ये मैंने आपको बता दिया, नेशनलाइज बैंक ये सारे आपके बिजनेस ऑपरेट करते हैं अपने कंट्री में। आरबीआई, आरबीआई का अपना एक्ट है ना, वो उसको क्यों फॉलो करेगा? आरबीआई का अपना एक्ट है, आरबीआई का अपना एक्ट है। आरबीआई की रजिस्ट्रेशन कैसे हुई है? आरबीआई की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए वो एक्ट बनाया गया। अच्छा, एक चीज बताओ कि जब आरबीआई नहीं था तो कौन काम करता था? आरबीआई तो बाद में बना है, बैंकिंग का काम तो हमारा पहले से चलता आ रहा है। नहीं, इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं एसबीआई। फिर अब वो अंडर आ गया ना भाई, इस आरबीआई को एपेक्स बॉडी बना दिया गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि सारे बैंक इसके अंडर में आ जाएंगे। लेकिन पहले ये जो आरबीआई का काम जो था वो एसबीआई ही करता था। ठीक है, तो इसकी जब मैं बैंकों की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि ये बैंक आपके कैसे बने, सबसे लार्जेस्ट बैंक आपका सबसे पुराना बैंक कौन सा था, उसके बाद ये कौन से बैंक मर्ज हुए, बैंकिंग रिफॉर्म्स जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे ये सारी चीजें समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं? वो जो अपना मेंबर्स का पैसा लेते हैं, छोटे छोटे मेंबर से पैसा लेके फंडिंग को आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिन लोगों को जरूरत है वो सारा काम जो आप कर। दे आर द क्यूमुलेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द पीपल फॉर द सेम प्रोफेशनल और अदर कम्युनिटी विच हैव द कॉमन शेयर इंटरेस्ट और प्रॉब्लम एंड एस्पिरेशन। मतलब हम छोटे छोटे पैसा अपना जो है वो जमा करा देते हैं। ठीक है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सब अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराएंगे, और उनसे जो पैसा आएगा वो उन लोगों को प्रोवाइड कर देंगे जिन लोगों को उनकी जरूरत है। ठीक है, और उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टोरी ये सारी आपकी जो वो इसमें आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मेंबर्स हैं जो कि इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। ये इसको अगर हम डिवाइड करें कोऑपरेटिव बैंक को, तो ये दो दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक होता है अर्बन और एक होता है रूरल। ठीक है, तो अर्बन क्या है आपके? अर्बन मतलब जो सिटीज में काम कर रहे हैं, और रूरल मतलब जो रूरल एरियाज में आपके जो काम कर रहे हैं, जो अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड है उसमें आपके काम करते हैं। ठीक है, इसमें आपके शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दोनों आ सकते हैं, दोनों कैटेगरीज में हो सकते हैं। अगर इसको फर्दर डिवाइड करें तो मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट। मल्टी स्टेट का मतलब एक से ज्यादा स्टेट में काम करते हैं, और सिंगल स्टेट का मतलब है एक ही स्टेट में काम करते हैं। तो ये डिपेंड आपका करता है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट जो है हमारे, वो आपके सिंगल स्टेट कंट्री हैं। सिंगल स्टेट में आपके काम करते हैं, ज्यादा स्टेट में काम नहीं, क्योंकि इतने बड़े ये होते ही नहीं है। दूसरे स्टेट के आपके स्टेट में आके पैसा क्यों लगाएंगे? उसमें नहीं लगाते, इतने बड़े लेवल के ये बैंक आपके नहीं होते। अगर ये होंगे तो कोऑपरेटिव बैंक आपसे कहां से बचेंगे? वो फिर आपके दूसरे उसमें कमर्शियल बैंक में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही रूरल कोऑपरेटिव हैं आपके, जो रूरल एरियाज में काम करते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपके लोन देते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, कुछ हमारे एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती है, जो एग्रीकल्चर किसान वगैरह के रिलेटेड जो खोली जाती हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड आपके काम करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का आपका लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इस पे भी आपके काम करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हमने कवर करा है। इसमें हमारा आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या है, हमारा जो फंड है वो कैसे रेगुलेट आपका होगा, और इसके साथ साथ हमारे कौन कौन से जो कंपोनेंट हैं ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक आपका स्ट्रक्चर था। ठीक है, उसके बाद बैंकों का आप क्लासिफिकेशन और इसमें क्या क्या चीजें आपकी आ जाएंगे। ठीक है, बैंकों की फंक्शनिंग क्या होती है, प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन आपके क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपकी इसमें कंक्लूड करी जाएंगी।
तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। सो इसमें जो भी क्वेरी, जो भी डाउट है आपका, वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपके टॉपिक को, आपके जो डाउट है उनको सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। मतलब